हेलो एवरीवन, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन मोहाली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ये बोला गया है मोहाली विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रखा गया है जो कि स्कूल बनाने के लिए रखा गया है। उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो दी हुई है 11:4। जब उसकी 4 दीवारी की गई इस रेट पे 1 मीटर की कवर करने के लिए 100 रुपीज़ लगे, तो जैसे ही 4 दीवारी कंप्लीट हुई तो टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ी 75,000। तो हमें ये बताना है कि उस प्लॉट की डायमेंशन क्या है। अब हमारे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ की रेशो दी हुई है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को पहले हम लेट कर लेते हैं। लेंथ की रेशो दी हुई है 11:4, तो ये 11x। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट हमारी हो जाएगी 4x। ये हमने लेट कर लिया। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट दी हुई है और कॉस्ट पर मीटर दी हुई है, तो यहाँ से हम अपना एरिया पैरामीटर निकाल लेंगे उसका। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अगर डिवाइड करने पे एरिया निकलेगा या पैरामीटर? देखो, 4 दीवारी की गई है, उसके चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, तो पैरामीटर की बात कर रहे हैं। और ये पैरामीटर की टोटल कॉस्ट दी हुई है और ये दी हुई है कॉस्ट पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट को जब कॉस्ट पर मीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पैरामीटर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर एरिया की बात की जाती तो एरिया की टोटल कॉस्ट होती और ये बताते कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने में कितने रुपए लगे हैं, उसको डिवाइड करते तो एरिया निकल जाता। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लॉट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। टोटल कॉस्ट दी हुई है ₹75,000। कॉस्ट दी हुई है 1 मीटर की 100, तो 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से रुपीज़ कैंसिल, तो हमारा एरिया आ जाएगा 750 मीटर। ये टोटल पैरामीटर आ गया। अब हमारे पास लेंथ हमने लिख लिया, ब्रेड्थ लिख लिया और हमें पैरामीटर दिया हुआ है। तो अब हमें पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारा आ गया 750 मीटर। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू हमें पता है, लेंथ हमारी 11x, ब्रेड्थ हमारी 4x, तो 750 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30x। अब ये 30x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और अब इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। उस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। अब x की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट 11x थी, x की वैल्यू आ गई है 25, तो 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट हमारी थी 4x, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, Hassan buys 2 kind of cloth material for
school uniforms, shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. हसन ने 2 तरह का कपड़ा ख़रीदा है स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए। शर्ट के लिए जो कपड़ा ख़रीदा है वो उसको मिल रहा है 1 मीटर कपड़ा 50 रुपये में। ट्राउज़र के लिए जो कपड़ा ख़रीद रहा है वो उसको मिल रहा है 1 मीटर कपड़ा 90 रुपये में। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ये बोल दिया है कि अगर वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा ख़रीद रहा है तो उसके लिए उसको 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदना पड़ रहा है। तो उसकी जो बाइंग रेशो है वो कितनी आ गई है 3:2 कि अगर शर्ट का कपड़ा 3 मीटर खरीद रहा है तो ट्राउज़र का कपड़ा 2 मीटर ख़रीदना पड़ेगा। अगर वो शर्ट का कपड़ा 6 मीटर खरीद रहा है तो ट्राउज़र का कपड़ा उसे 4 मीटर ख़रीदना पड़ेगा। तो रेशो हमारी एक बन के आ गई है 3:4। अगर वो शर्ट का कपड़ा 3 मीटर खरीद रहा है तो ट्राउज़र का उसे 2 मीटर ख़रीदना पड़ेगा। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। और अब जब उसने वो बना के तैयार किया है तो उसको किस तरीके वो कपड़ा ही वापस बेच रहा है तो वो किस रेट पे बेच रहा है। जो शर्ट का मटेरियल है वो तो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। उसकी टोटल सेल हो गई है 36,600 की। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। हमसे ये पूछा गया है कि टोटल उसने ट्राउज़र के लिए कितना कपड़ा ख़रीदा है। तो सबसे पहले तो हमारी रेशो आ गई है, हमने लेट कर लिया शर्ट मटेरियल उसने ख़रीदा है 3x मीटर। मटेरियल ऑफ ट्राउज़र उसने ख़रीदा है 2x। 3:2 में था तो हमने 3x और 2x मान लिया कि इतना मटेरियल उसने ट्राउज़र और शर्ट का ख़रीदा है। अब 1 मीटर शर्ट का कपड़ा ख़रीदने में उसको 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे। उसने टोटल मटेरियल ख़रीदा है 3x। सो शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x टोटल मटेरियल था और 50 रुपीज़ में ख़रीद रहा था 1 मीटर तो टोटल कॉस्ट हो गई 150x। ऐसे ही द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा। ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीद रहा है वो 2x और ट्राउज़र का कपड़ा ख़रीदने में उसको देने पड़ रहे हैं 90 रुपीज़ पर मीटर। तो इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180x। इसका मतलब 150x रुपीज़ में उसने टोटल शर्ट का मटेरियल ख़रीद लिया और 180x में उसने टोटल ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीद लिया। अब बेच रहा है वो 12% प्रॉफिट एंड 10% प्रॉफिट पे। तो हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है, हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट हो रहा है दोनों तरफ उसको तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा है उसको शर्ट पे 12% का तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारी शर्ट की है 150x। इसको सॉल्व करेंगे तो 112 अपॉन 100 इंटू 150x। कैंसिल करेंगे तो ये 3 ये 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 56। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 168x। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने शर्ट ख़रीदी थी 150x में और बेची है 168x में। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल हमें कैलकुलेट करना है। अगेन हमारा फॉर्मूला सेम है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस।
प्रॉफिट अब हो रहा है ट्राउज़र पे 10% का, तो 10/100 इंटू कॉस्ट प्राइस थी इसकी 180x, इसका मतलब 110 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 198x। अब शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया, और ये बोला है कि जब उसने बेचा तो पूरा मटेरियल उसने बेचा था 36,600। इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से हमारा, इसका मतलब आ गया 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 366x इक्वल टू, ये अब 366x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो इधर आकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू x की 100। x की वैल्यू 100 आ गई है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउज़र का मटेरियल उसने कितना बाय किया था 2x, देयरफॉर ट्राउज़र मटेरियल टू एक्स था हमारा, तो x की वैल्यू 100, इसका मतलब हमारी 200 मीटर, और ये जब जितना भी हम लेके चले थे वो मीटर में था, तो हमारी ट्राउज़र मटेरियल की वैल्यू आ गई 200 मीटर। 8th क्वेश्चन है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ये बोला गया है कुछ हिरनों का झुंड है, उसमें से जो आधे, उस झुंड में जितनी भी हिरन है उनका आधा तो जाकर एक खेत में घास चरने लग गई, जितनी बच गई उसका 3/4 जाकर पास में ही खेलने लग गई, और जो बाकी 9 बच गई वो जाकर पास के तालाब में पानी पीने लग गई। हमें बताना है कि उस झुंड में टोटल कितनी हिरनें थी। तो सबसे पहले हमें यही लेट करना पड़ेगा कि टोटल उस झुंड में हिरनें थी कितनी। लेट द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड इक्वल टू x। हमने मान लिया कि टोटल उस झुंड में x नंबर ऑफ डियर्स थे। उसने बोला है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देयरफॉर x टोटल थी तो x का हाफ हो जाएगा x/2। द नंबर ऑफ कितनी घास चल रही है वो हमारी हो गई x/2। टोटल x थी, x/2 घास चल रही है, और ये बोल रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, अगर टोटल x थी और x/2 घास खाने चली गई हैं तो हमारे पास कितनी बची। x में से x/2 अगर मैं माइनस करूँगी तो हमें वापस मिल जाएगा x/2। कैसे, अगर एक में से मैं आधा माइनस कर दूँगी तो वापस हमें आधा ही मिल जाता है। 1 में से अगर मैं हाफ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वापस हाफ मिल जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर्स कितने थे x/2। अब हमें पता करना है कि जो पास में ही खेलने गई हैं वो कितनी है। उसने कहा है जितनी भी बच गई उसका 3/4, x/2 हमारी बच गई और उसका भी 3/4 गई हैं पास में खेलने। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/8x। और ये सब होने के बाद जो 9 डियर्स हमारी बच गई, ये सब करने के बाद भी हमारी 9 डियर्स बच गई, वो पास के ही पॉन्ड से पानी पीने गई हैं।
9। अब x/2 घास चरने चली गई, 3/8x खेलने चली गई, 9 पानी पीने चली गई। अगर अब मैं इन सबको वापस ऐड करूँ तो हमें वापस टोटल नंबर ऑफ़ डियर्स मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये गई थी हमारी घास खाने, 3/8x गई थी खेलने और 9 गई थी पानी पीने। इन सभी डियर्स को अगर मैं वापस टोटल करूँ, इनकी काउंटिंग को वापस टोटल करूँ तो वो हमें वापस x मिलनी चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो लाइक टर्म्स एक तरफ, ये x का साइन इधर पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिशन करूँगी तो नेगेटिव, 9 का साइन यहाँ पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिशन करूँगी तो नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। यहाँ पे 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 को 8 बनाया तो 8 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x + 3x 7x -8x अपॉन 8 -9, माइनस करेंगे तो -x अपॉन 8 इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल, ये x यहाँ सॉरी ये 8 इस x को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 72। हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ़ डियर्स इन द हर्ड। x की वैल्यू आ गई 72 और हमने यही लेट किया था कि उस ग्रुप में टोटल 8x डियर्स थी। देयरफॉर नाइन्थ क्वेश्चन है, अ ग्रैंडफादर इज़ 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. दो इंसान है, ग्रैंडफादर है एंड ग्रैंड डॉटर है। ये बोला गया है ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज से 10 times बड़े हैं। अगर ग्रैंड डॉटर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 10x। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने डिकोड कर ली। अब एक बात और बोली गई है कि ही इज़ ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। आज उसकी ग्रैंड डॉटर की एज जितनी भी है, अगर मैं उसमें 54 ऐड कर दूं तो हमें ग्रैंडफादर की एज का पता चल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एजेस इक्वल होनी चाहिए। ग्रैंड डॉटर की एज में, प्रेजेंट एज में अगर मैं 54 ऐड कर रही हूँ तो हमें ग्रैंडफादर की एज मिल जाती है। तो यहाँ इसका मतलब ये जो 10x है वो, और यहाँ पे जो ये x + 54 है वो हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। सो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, x ईयर्स की उसकी प्रेजेंट एज। देयरफॉर ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10x ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में यही बोला है कि वो 10 times बड़े हैं तो उनकी एज हो जाएगी 10x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर मैं ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज में 54 ऐड कर दूं तो मुझे ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज का पता चल जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की। लाइक टर्म्स एक तरफ करेंगे, 10x, ये 54, यहाँ इसका साइन पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये नेगेटिव, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, 10x - x 9x, और साइन बड़े नंबर का आता है तो माइनस इक्वल टू -54। माइनस से माइनस कैंसिल, 9x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी। देयरफॉर ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज आ जाएगी 6 ईयर्स
और ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज आ गई। हमने लिखा था 10x है उसकी प्रेजेंट एज। 10x का मतलब 10 × 6 दैट मीन्स 60 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अमन's एज इज़ 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. ये बोला गया है अमन की आज जो एज है वो उसके सन की आज की एज से 3 times ज़्यादा है। सन की आज जितनी भी एज है अमन की एज उससे 3 times ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज सन की एज 2 years है, 2 तो नहीं 12 years मान लो। अगर आज सन की एज 12 years है तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 times ज़्यादा है। ये 12 एज सन की है तो अमन की एज हो जाएगी 36 years। 10 years अगो का मतलब है आज से 10 साल पहले। अगो का मतलब होता है पहले। ही वॉज 5 times his son's age। आज से 10 साल पहले उसके बेटे की एज जितनी भी होती अमन की एज उससे 5 times ज़्यादा थी। उनकी प्रेजेंट एजेस हमें बतानी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ही डिकोड करते हैं। मैंने लेट कर ली, लेट अमन्स सन्स एज, उसकी प्रेजेंट एज आज है x years। तो प्रेजेंट में अमन की एज कितनी हो जाएगी? उसके बेटे की जितनी भी एज है अमन की एज उससे 3x टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। ये आ गई। अब बात कर रहा है 10 साल पहले की। सो आज अमन की एज है, अमन के फादर की एज है 3x, अमन की एज है x। 10 साल पहले की अगर एज की बात करूँगी तो मैं दोनों में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो यानी कि 10 साल पहले वाली एज आ जाएगी। अब ये बोला गया है कि 10 साल पहले अमन की एज उसके बेटे की एज से 5 times ज़्यादा थी। ये तो ऑलरेडी 5 times ज़्यादा थी। दोनों को इक्वल करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आज हमने उसकी एज मानी थी 12, तो उसके फादर की एज हो गई थी 36। आज से 10 साल पहले की बात करूँगी तो हम उसके बेटे की एज हो जाएगी 2, क्योंकि 12 में से 10 माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा। और आज उसकी एज 36 ईयर्स है। 10 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी? 26। अब हमें इन दोनों की एज को इक्वल करना है। इक्वल करना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो इसकी एज और ज़्यादा हो जाएगी। छोटे नंबर को ही मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तभी वो बड़े नंबर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे इसके फादर की एज ऑलरेडी ज़्यादा है, ऑलरेडी 5 times है, तो मुझे सन की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3x - 10 एज इट इज़, 5 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 को x के साथ mल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -50। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं एंड ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने कैसे किया है। 3x - 5x - 2x -50 + 10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 40/2, कैंसिल करेंगे तो 20। x की वैल्यू आ गई है 20। हमने x माना था अमन के बेटे की प्रेजेंट एज को, देयरफॉर अमन्स सन्स प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? कितनी थी? 3x, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 60 ईयर्स है उसकी प्रेजेंट एज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 2 एक्सरसाइज और बची है इस चैप्टर में। थैंक यू।